हेलो एवरीवन। तो आज अब हम ब्लॉक 4 यानी डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है दैट इज यूनिट नंबर 19 विच इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक पे अभी पहली बार बात करेंगे दैट इज एनहांसिंग लैंग्वेज स्किल्स, यूनिट नंबर 19। तो हम ये पढ़ चुके हैं, हमने देखा था कि किस प्रकार टॉडलर में बच्चा जो है, टॉडलरहुड में बच्चा जब अराउंड 2.5 ईयर्स का हो जाता है तो वो 2 वर्ड सेंटेंसेस बना ले रहा है, लाइक ये मुझे दे दो, बाहर जाना, कम हियर, इस प्रकार के वो 2 वर्ड अटरेंसेस यूज करता है, जिसको हमने कहा था तार की भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच, कि बच्चे को जो एसेंशियल वर्ड्स चाहिए उसको कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बात वही शब्द उसके इन सेंटेंसेस में रहते हैं। तो अब प्री स्कूल ईयर्स यानी जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की उम्र में आ रहा है तो क्या क्या बदलाव, उसकी क्या क्या डेवलपमेंट उसकी लैंग्वेज में हो रही है वो देखते हैं। पहली बात तो उसके जो शब्द हैं वो सेंटेंसेस जो हैं उसके थोड़े से और लंबे हो रहे हैं, यानी अब वो 4 या 5 शब्दों के सेंटेंसेस बोलने लगा है और लाइक अब पूरा सेंटेंस बोलता है। जैसे पहले बोलता है बाहर जाना, अब वो पूरा सेंटेंस बोल सकता है मुझे बाहर जाना है, या मुझे डॉल दे दो, पहले सिर्फ डॉल दे दो बोलता। तो इस प्रकार जो बच्चे अपने और जो उसमें है एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन, इस प्रकार की जो और भाषा को जो समृद्ध बनाते हैं, जो और रिच बनाते हैं, वो सब वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं। लाइक गिव मी द रेड बॉल, मुझे लाल रंग की बॉल चाहिए। और पहले, इससे पहले वाली अवस्था में क्या था, केवल बोलता बच्चा बॉल चाहिए या मुझे बॉल चाहिए। तो अब ये जो इलैबोरेशन है ये बच्चे के उसमें होता जा रहा है भाषा में। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हो रही है कि द चाइल्ड इज बिगिनिंग टू थिंक ऑफ व्हाट शी इज सेइंग, जो कह रहा है बच्चा उसको सोच रहा है। अब इसका एक प्रमाण क्या होता है कि जैसे जब हम लोग बोलते हैं और बोलते बोलते हम कई बार अपना बीच में सेंटेंस चेंज करते हैं या वर्ड चेंज करते हैं, तो क्योंकि हमें आभास होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो शायद पूरी तरह सही नहीं है, हमें उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी हम बोलते समय अपनी बोली जा रही बात के प्रति जागरूक रहते हैं। तो ये जागरूकता बच्चे में इस समय 3 to 6 ईयर्स प्री स्कूल पीरियड में आ रही है। और अब तीसरी बात जो हो रही है कि कॉन्वर्सेशन है वो शब्दों पे आधारित हो रही है। यानी दोबारा कंपेयर करें इसे हम टॉडलरहुड से, टॉडलरहुड में बच्चे ने बोला अगर बॉल चाहिए या दे दो, तो हमें उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख के हम समझ रहे थे बच्चा क्या कह रहा है। अच्छा, पास में बॉल पड़ी है तो बच्चा बॉल मांग रहा होगा, दे दो कह रहा है। अगर वो उस तरफ देख रहा है जहां बॉल है तो बॉल ही मांग रहा होगा, इस तरफ कुछ और पढ़ा है तो वो नहीं मांग रहा है। यानी जो हम सिचुएशन के आधार पे बच्चे के, जो बच्चा आर्टिकुलेट कर रहा है, शब्द बोल रहा है, उसका अनुमान लगा के समझते थे बच्चा क्या कहना चाह रहा है। परंतु प्री स्कूल ईयर्स में बिकॉज अब चाइल्ड्स ओन language is becoming more complex, vocabulary is increasing, the child says the complete thought using words. शब्दों के ही आधार पे बच्चे की सारे जो मन की बात या जो भी वो बात व्यक्त करना चाह रहा है वो समझ आ जाती है। कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर होने की हमें जरूरत नहीं होती। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाता है उसका लैंग्वेज का। ये बड़ी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम लोग जब कॉन्टेक्स्ट फ्री होकर बात करते हैं तो हम एक दूसरे को केवल शब्दों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और अगर हमें कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होकर बात करना है तो हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं ये लो, तो यह लो में मैं बोल नहीं रही हूं क्या लो, आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा, मेरे हाथ में कोई चीज है तब समझना पड़ेगा कि मैं इसकी बारे में बात कर रही हूं। और इसके अगेंस्ट अगर मैं बोल लूं कि ये बुक ले आओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक है उस कमरे में, मैं बुक चाह रही हूं। पर मान लो मैं बोलूं वो ले आओ जो उस कमरे में पड़ा है, तो आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा या कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा कि क्या मैं कह रही हूं। तो ये मतलब है कि कॉन्वर्सेशन बिकम्स इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन वर्ड्स। और अब इस समय और क्या होता है कि बच्चे जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स जो है वो और फर्दर डेवलप कर रही है इस समय, कि बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि वर्ड, लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स, ये सभी सिंबल हैं। बच्चों को इनकी और ज्यादा समझ में आ रही है कि पिक्चर जो है वो कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ही डिपिक्ट कर रही है। तो अगर किसी डॉग की पिक्चर है तो चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट, और अगर उसके बाद फिर जो वर्ड लिखा जा रहा है डॉग, सो द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट फर्दर। तो सिंबॉलिक जो है, असल जो हमारी जो वस्तु है, लैंग्वेज उसको निरूपित करने का केवल एक सिंबॉलिक तरीका है, एक प्रतीकात्मक तरीका है। तो बच्चे का ये प्रतीकात्मक विचार शक्ति क्योंकि और बढ़ती जाती है प्री स्कूल ईयर्स में, इसलिए इस समय बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स जो है वो भी और बढ़ता जा रहा है।
कई बार इस उम्र में बच्चे अभी भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए दे में हैव थोड़ा सा इशू हो सकता है उनको, और कुछ वो जो डिफिकल्ट साउंडिंग उनके साउंड्स होते हैं उसको हो सकता है वो रिप्लेस करें. फॉर एग्जाम्पल श, थ, फ, ज, स, ऐसे वाली साउंड्स को बच्चे को हो सकता है थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो और कुछ हद तक प्रोनाउंसिएशन अभी क्लियर ना हो. नॉर्मली दिस इज नॉट एनीथिंग टू वरी, एंड अपने आप इंक्रीजिंगली वो जैसे जैसे बच्चा वर्ड्स यूज करता है बोलता है वो ठीक होती जाती है. अनलेस की लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, कोई विशेषज्ञ को दिखाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती. साथ ही अब इसी समय प्री स्कूल में और क्या हो रहा है कि बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो बहुत इंक्रीज हो रही है. जैसा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की हर स्टेज पे है कि वी नो मेनी मोर वर्ड्स देन वी यूज. आप सब भी हम शब्दों को, जितने शब्दों को जानते हैं उतने शब्द जरूरी नहीं है कि हमारे स्पीच में हो. हम स्पीच में शब्दों को कम इस्तेमाल करते हैं, समझ हमारी कहीं ज्यादा होती है. और 4 साल के बच्चे लगभग 1200 वर्ड्स अपने शब्दों में, 1200 वर्ड्स अपनी भाषा में यूज करते हैं रोजमर्रा में, और समझते इससे कहीं जाता है. 4 से 6 में देखिए कितनी जबरदस्त स्पीड से वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो रही है कि आपके 12,000 से 14,000 वर्ड्स बच्चा बोल पा रहा है. और एक कोई शब्द सीख लेने के बाद बच्चे को उसकी यूसेज से भी सीखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें प्रोनाउन जो है मैं और मुझे, या आई एंड मी, अब दोनों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ये डिफरेंट है. हम बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और मुझे ये दे दो. हम इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते. हम नहीं कह सकते कि मुझे जा रहा हूं और मैं ये दे दो. तो ये जो अपने आप को ही सिग्निफाई करने वाले ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, या जो प्रोनाउंस अलग अलग सिचुएशन पे हम इसको अलग अलग अपने लिए यूज करते हैं. सिमिलरली आई एंड मी है ना, आई एम गोइंग, दिस बिलोंग्स टू मी, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते. मी एम गोइंग एंड दिस बिलोंग्स टू आई नहीं बोला जाएगा. तो ये सब जो वर्ड्स हैं, द चाइल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर फेमिलियर विथ कॉम्प्लेक्स यूजेजेस ऑफ द वर्ड. और जैसा कि बार बार हम कहते हैं कि भाषा का विकास एक तरफ से कॉग्निटिव एबिलिटीज से प्रोत्साहित होता है, और दूसरी तरफ कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे जैसे प्रोत्साहित होती हैं वैसे वैसे भाषा का विकास जो है वो प्रोत्साहित होएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके बोलते हैं, हमने पिछले ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हमने ये बात करी थी कि बच्चे को नजरिया लेना, दूसरे का नजरिया लेना की समझ कैसे विकसित होती है, दूसरे का पर्सपेक्टिव लेने की समझ कैसे विकसित होती है. तो अगर आप ये देखें कि जो ये शब्द हैं वहां और यहां, हियर एंड देयर, तो ये शब्द जो हैं ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर रहे हैं. मैं अगर यहां से बैठी बोल रही हूं कि देयर इज अ बुक, तो यानी मैं अपने से दूर से बात कर बोल रही हूं, और जो मेरे सामने बैठा व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली बुक जो है वो उसके पास है, बिकॉज दैट बुक इज नियर दैट पर्सन, तभी मैं कह रही हूं देयर इज द बुक. तो ये जो हियर और देयर हैं ये रिलेटिव वर्ड्स हैं. ये बोलने वाला जो बोल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से वर्ड्स बोले जा रहे हैं. तो जो सुनने वाला है वो तुरंत अपना माइंड स्विच करता है कि पर्सपेक्टिव किसका लगाना है. अगर सुनने वाला अपना पर्सपेक्टिव लगाएगा तो गलती हो जाएगी, है ना. अगर मैं बोल रही हूं देयर इज द बुक और सुनने वाला उस तरफ है और वो देयर को देयर समझता है, तो वो तो फिर बुक मेरी तरफ हो गई. उसको एक्चुअली देयर इज द बुक को ये समझना है कि उसके पर्सपेक्टिव से हियर इज द बुक. तो ये जो सापेक्षिक उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ये तभी होगी जब कॉग्निटिव विकास होगा. तो कॉग्निटिव विकास होगा तो भाषा में रिफ्लेक्ट करेगा, और भाषा से हम बच्चे के कॉग्निटिव विकास का अंदाजा लगा सकते हैं. जिस प्रकार की भाषा का बच्चा का प्रयोग है उस प्रकार से हम समझ सकते हैं अच्छा ये शब्द बच्चे के भाषा में आ रहे हैं, यानी बच्चे को इनकी समझ हो गई है, तभी वो उसकी भाषा में आ रहे हैं. तो दोनों के बीच में एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. भाषा से संज्ञान का पता चलता है बच्चे की, संज्ञानात्मक विकास का, और संज्ञानात्मक विकास के कारण बच्चे का भाषा विकास होता है. इस उम्र में बच्चे कंपैरेटिव वर्ड्स भी यूज करना सीखते हैं, जैसे कंपैरेटिव टर्म्स जैसे लॉन्गर, शॉर्टर, बिगर, स्मॉलर. तो ये सब जैसे हमने कल भी बात कर रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना सीख लेते हैं, बिग एंड स्मॉल. हमने ये भी बोला था कि 3 चीजों तक अगर वो है वो चीजों को क्रम में लगा पाते हैं. तो बिग सबसे बिगेस्ट, फिर उससे थोड़ी छोटी,
और फिर सबसे छोटी। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट या शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, इस किस्म के जो उनको कंपैरिजन है, कंपैरिजन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और जब हम 3 चीज़ों की बात करते हैं सुपरलेटिव की, तो 3 चीज़ें, 3 वस्तुएं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वंस अगेन ये बात की बच्चे को समझ आती है मानसिक रूप से जब समझ में आती है तो उसकी भाषा में इस चीज़ को हम देख पाते हैं। ओके, पहले शुरू में हो सकता है जब बच्चा कोई शब्द यूज करे तो वो केवल पर्टिकुलर उसी इंस्टेंस के लिए उसे यूज करे, जिस संदर्भ में बच्चे ने पहले वर्ड यूज किया है वो उसी संदर्भ में उसको यूज करता है। पर ग्रेजुअली वो क्या करता है, वो समझ में आती है उसको कि वो उस चीज को जनरलाइज वो दूसरी जो सिचुएशंस हैं उसके लिए भी उस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है बच्चा वर्ड जो नहाना है केवल अपने नहाने के ऊपर ही यूज करे। बेदिंग जब बात करे तो केवल ही इज रेफरिंग टू हिज ओन बाथ टाइम। ग्रेजुअली द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट दिस अप्लाइज टू एवरीवन व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर अ बाथ। तो जनरलाइज मतलब उस चीज का सामान्यीकरण करना, उस जैसी और सिचुएशंस में उसी वर्ड को यूज करना। और पर्टिकुलर मतलब कि केवल जो एक विशेष संदर्भ में बच्चे ने सीखा है उसी में यूज करना। तो सामान्यीकरण वर्ड्स का करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी बच्चा उसी वोकैबुलरी से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग यूजेज में उसको यूज कर पाएगा। बच्चे यहाँ पे जैसे भी हमने बात करी थी, कॉन्ट्रास्ट को लेके कैटेगरीज बना सकते हैं, बिग, स्मॉल, या लॉन्ग, शॉर्ट। परंतु अगर जो चीजें हैं, अगर दिखाई गई चीज में डिफरेंस छोटा ही है, अगर डिफरेंस उस जो बिग और स्मॉल कार है, अगर उसमें डिफरेंस कोई बहुत विशेष नहीं है, तो बच्चे की लैंग्वेज यूज में कंफ्यूजन दिखाई दे सकता है, क्योंकि द डिफरेंस इज टू स्मॉल फॉर द चाइल्ड टू नोटिस। सो जो ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं, ये बच्चा तब उनको बेटर बता पाता है जब जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको यूज कर रहा है तो काफी वो डिसिमिलर हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बच्चों की हाइट लगभग सिमिलर है तो उनको वो टॉलर और शॉर्टर में नहीं विभक्त कर पाएंगे। पर अगर मान लो बच्चा है और एक दूसरा एडल्ट है जिसकी हाइट में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, तो फिर वो उसको टॉलर एंड शॉर्टर में विभक्त कर पाएगा बच्चा। धीरे धीरे बच्चों की वोकैबुलरी से हमें यह भी समझ में आने लगता है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस समझने लगे हैं। अब स्पेस के क्या शब्द हैं देखिए, अगर हम कहते हैं ऊपर नीचे, अंदर बाहर, थ्रू अंडर, ओवर अबव, हियर एंड देयर, ये सब स्पेस को दर्शाता है। स्पेस को क्यों? क्योंकि स्पेस का मतलब है लोकेशन, है ना। समथिंग इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल, समथिंग इज अंडर द टेबल। तो ये जो अंग्रेजी में जिसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, गो थ्रू द टनल, गो ओवर द ब्रिज, तो ये यानी कि हमें ये समझ में आ रही है, ये इन वर्ड्स का यूजेज हमारा ये समझाता है कि हमें लोकेशन की अंडरस्टैंडिंग है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड लोकेशन। So once again, these usages will become into the child's language once the child's cognitive abilities have developed, and these are a reflection that he is now able to understand various perspectives. So here in front, behind, go, come, इन सब जैसे हम games भी खेल सकते हैं, because the child is becoming familiar with these words. So some things like put the ball under the table, put all the balls in the basket, take out all the balls from the basket, ऐसे वाले जो simple commands हैं, this the child is able to understand. हमें जो appreciate करना है कि हमारे को ये चीजें इतनी simple लगती हैं, हमें लगता है what is the big deal, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, ये तो हम रोज बोलते ही हैं। ट्रू, हम रोज बोलते ही हैं, और बच्चे को सिखाने का हम कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। जो हम अपनी आम नॉर्मल रोजमर्रा की भाषा बोलते हैं उसी के थ्रू बच्चा सीख लेते हैं। हम ये नहीं बैठ के बताते बच्चे को कि देखो अब ये मैंने बोला इन द टेबल, तो ये इन है, इनका मतलब है अंदर रखना। हम ऐसे बैठ के बच्चे को भाषा अर्जन के ऊपर ज्ञान नहीं देते हैं। परंतु इस बात को समझने और चर्चा करने का हमारा एम क्या है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा करने का एम है ये समझना कि जो इतनी बारीकता है हमारे लैंग्वेज में, ये बच्चे किस प्रकार स्पॉन्टेनियस रूप से अनायास ही सीख लेते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने आसपास बातचीत होता सुनते हैं और लोगों को बातचीत करता देखते हैं। तो ये बच्चे की कितनी एबिलिटी को दर्शा रहा है। बच्चे का इस प्रकार अनायास रूप से भाषा अर्जन कर लेना, when the child naturally acquires this language simply because the child hears the language being spoken around him
and begins to understand, make sense of it. This just shows how intelligent the human mind is, how intelligent the small child is, and कितनी huge learning है. आप ये देखिए कि by the time the child is 4 to 5 year old, भाषा के मामले में बच्चा असल में एक एडल्ट हो जाता है. मतलब क्या इसका कि एक 4 से 5 साल का बच्चा लगभग सभी अपनी जरूरत की बातें जो उसको डे टू डे में चाहिए अपनी भाषा से व्यक्त कर सकता है. तो लर्निंग देखिए किस स्पीड से हो रही है इन दीज अर्ली ईयर्स. और इसका जो हमें टेक अवे, जो हमें इससे समझ अपनी बनानी है, वो ये बनानी है कि जब इतनी स्पीड से लर्निंग बच्चे करते हैं तो हम स्कूलों में उनको किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं. क्या हमारे स्कूल में जब हम नर्सरी क्लास 1 क्लास 2 में शिक्षा दे रहे हैं तो वो क्या केवल रटने रटाने पे आधारित है, या हम उसमें बच्चे की सोच और समझ को बाहर निकाल रहे हैं. तो ये सारी चर्चा से हमें बच्चों के प्रति हमारा जो एक रिस्पेक्ट की भावना मैं कहूंगी, या उनको एज इंटेलिजेंट बीइंग्स देखने की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए. और हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारे पास बच्चे सीखने को आ रहे हैं वास्तव में कितने इंटेलिजेंट और बुद्धिमान हैं, और क्या हमारा पढ़ाने का तरीका उन बच्चों को उसी प्रकार से उनकी बुद्धि बनाए रखता है, या केवल रटा रटा के और पनिशमेंट और ये सब दे दे के हम बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनके इनिशिएटिव, उनके सीखने की इच्छा को दबाते हैं और खत्म करते हैं. तो ये सारा जो कोर्स में है अंडरलाइन थीम, हर बार मैं यही दोहराना चाहूंगी कि हमारा थीम यही है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ड्रामेटिक, कितनी एक चमत्कारी है छोटे बच्चे का विकास प्रारंभिक वर्षों में, और इस चमत्कारी विकास के प्रति हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी पढ़ने की शिक्षा संबंधी प्रणालियां ऐसी बनाएं जो बच्चे के लिए रुचिकर हों. और छोटी एज में ही करना कोई मुश्किल नहीं है. मुश्किल केवल यह है कि हमें सही दृष्टिकोण नहीं पता. तो हमारी यही आशा है कि इस कोर्स के माध्यम से आप सही दृष्टिकोण समझ पाएंगे छोटे बच्चों के पढ़ने लिखने संबंधी या उनके टीचिंग लर्निंग संबंधी. आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार बच्चे जो हैं वो आगे इंस्ट्रक्शंस समझने की भी उनकी क्षमता बहुत बेटर हो जाती है. और अब क्योंकि बच्चे भाषा के रूल्स समझने लगे हैं, हर भाषा के अपने एक रूल्स होते हैं. तो हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नहीं करने वाले सेंटेंसेस बात करते हैं. तो ये सब हर भाषा में एक रूल है. हर भाषा का एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक ऑर्डर होता है. तो हर भाषा में जो बच्चे के जो रूल है, अपनी भाषा जो बच्चा सुनता है उस भाषा के रूल्स जो है बच्चा ग्रहण करता है जस्ट सुनने से, और उसको ये उसकी भाषा में रिफ्लेक्ट होते हुए कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ मिस्टेक्स ऑफ अंडर एक्सटेंशन एंड ओवर जनरलाइजेशन भी होती हैं. ओवर जनरलाइजेशन का उदाहरण अंग्रेजी भाषा से समझते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि हम जब कहते हैं मैंने खाना खा लिया, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या आई एम ईटिंग, या और अगर हमने खाना खा लिया तो हम कहते हैं आई हैव ईटन या आई एट द फूड, है ना. परंतु अगर आप देखें कि अंग्रेजी भाषा में अक्सर जो पास्ट टेंस बनती है वो ईडी लगा के बनती है. सो जो बच्चे जो हैं वो कई बार इसका ओवर जनरलाइजेशन करते हुए, जहां पे पास्ट टेंस ईडी लगा के नहीं भी बननी होती वहां पे भी ईडी वर्ड लगा के पास्ट टेंस बना देते हैं. तो फॉर एग्जांपल ईट के लिए वो कह सकते हैं, वो दे कैन यूज द पास्ट टेंस ईटेड, जबकि ईटेड जैसी कोई शब्द नहीं है. परंतु क्योंकि अंग्रेजी का रूल है कि पास्ट टेंस बनाने के लिए हम उस वर्ब के आगे ईडी लगा देते हैं और उससे वो पास्ट टेंस बन जाता है. तो इसी प्रकार बच्चे कई जहां पे नहीं भी लगाना होता वहां लगा देते हैं. इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन. अब अक्सर क्या हम करेंगे जब बच्चे कुछ ऐसी भाषा संबंधी मिस्टेक करते हैं सोटू से, तो हम क्या करते हैं बच्चे को करेक्ट करने लग जाते हैं. बच्चे को हम कहते हैं अरे तुमने तो गलत बोल दिया. परंतु यहाँ पे वंस अगेन हम बच्चों के एरर्स के प्रति अपना नजरिया देखें क्या है. अगर बच्चे ने ये गलती करी है तो एक्चुअली एक तरीके से हम देखें तो ये तो बच्चे की बुद्धिमत्ता को वंस अगेन दर्शा रहा है. कैसे? क्योंकि बच्चे ने एक रूल देखा कि पास्ट टेंस अंग्रेजी में बनाने के लिए ईडी लगाते हैं. तो जब उसको कोई नया वर्ड दिखा तो उसने उसमें भी ईडी वर्ड लगा दिया. तो एक्चुअली तो ये तो बच्चे की एक तरीके से हमें बुद्धिमत्ता दिखा रहा है कि उसने एक रूल को जनरलाइज किया. परंतु हम एडल्ट्स ये ना देखते हुए तुरंत उसको बच्चे को करेक्शन बोलते हैं और कहते हैं कि यू आर रॉन्ग. खासकर अगर ये कोई लिखित उसमें आ जाता है तो हम बच्चे को तुरंत टोकते हैं. whereas actually all we need to is to patiently point out to the child the
other correct usage. The child will understand. There is no need to sort of give a negative feedback about to the child कि you are wrong. Actually, as I am saying, in a way the child has been very intelligent and the child has actually shown कि उसको तो कोई एक रूल समझ में आ गया और उसने वो रूल किस प्रकार वो लगा रहे हैं. फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल बाद में आता है. आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा. पास्ट टेंस का जो पास्ट और प्रेजेंट टेंस का है वो पहले आता है. प्रेजेंट टेंस तो जो चल रही होती है बात वो तो इजी होती है, वो तो बच्चा व्यक्त ही कर पाता है. और पास्ट क्योंकि बीत चुका है, बच्चे के एक्सपीरियंस में है, द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस्ड द पास्ट, इसलिए उसके बारे में बात करना आसान हो जाता है. इसलिए पास्ट टेंस की बात बच्चा पहले कर पाता है. फ्यूचर टेंस जो है वो अभी होनी है, फ्यूचर की एक्टिविटी अभी होनी है, बच्चे के कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में नहीं है. और क्योंकि बच्चे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखते हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस का यूज जो है वो हमें बच्चे की उसमें बाद में नजर आता है. रिकॉल की एबिलिटी बच्चों की डेवलप होती है, फिर भी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं उनको बच्चे ज्यादा इजीली और जल्दी से रिकॉल कर पाते हैं. जो एक्सपीरियंसेस कुछ दिनों कुछ हफ्तों पहले घटित हो जाते हैं उनको बच्चे को रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अनलेस की थोड़ा सा हेल्प दिया जाए. और बाय अराउंड 4.5 to 5 years of age हम देखते हैं बच्चे में फ्यूचर टेंस भी अप्रोप्रिएटली यूज कर पाते हैं, परंतु फिर भी कंफ्यूजन अबाउट यूजेज ऑफ टेंसेस कैन गो ऑन टिल अबाउट द चाइल्ड इज 8 to 10 years of age. प्री स्कूल ईयर्स में बच्चे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नो रिलेटेड, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, इनके भी पूरा एक कंस्ट्रक्शन हमें दिखता है. टॉडलर की उसमें जब अगर हम कंट्रास्ट करें तो टॉडलर में बच्चे को जब कहना होता था कि मुझे कुछ नहीं करना है तो जस्ट अ नहीं, नो, सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं. परंतु प्री स्कूल ईयर्स में एग्जैक्टली कैसे नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है ये बच्चा सीख लेता है, क्योंकि वो भाषा को लगातार सुन रहा है और ये अब उसकी भाषा में दिखाई देने लग जाता है. डबल नेगेटिव्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे इस समय बच्चों का शुरू हो जाता है और वर्ड्स लाइक एनी, मच, इनफ ये भी दिखने लग जाते हैं. इस समय बच्चे क्वेश्चंस भी आंसर करने में सभी प्रकार के, हम जानते हैं कि क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं 5 W's and 1 H, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये सभी क्वेश्चंस बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं. इसमें से सबसे मुश्किल क्वेश्चन है व्हेन का. व्हेन डिड दिस हैपन या व्हेन विल दिस हैपन, क्योंकि व्हेन का क्वेश्चन यानी कि टाइम से रिलेटेड है. टाइम यानी वंस अगेन टेंस आ गया इसमें. सो व्हेन इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए. व्हाट इज अ इजी क्वेश्चन तो टॉडलरहुड में दिखता है. वेयर इज एन इजी क्वेश्चन, वेयर इज इट, कहाँ है आपकी बॉल, क्या खाओगे आप, वो व्हाट वाले क्वेश्चंस हैं. क्यों हुआ, क्यों, व्हाई डिड दिस हैपन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कई बार बच्चे क्यों का क्वेश्चन, व्हाई डिड दिस हैपन के जगह पे व्हाट ही आंसर कर देते हैं. तो सपोजिंग आपने ये पूछा कि व्हाई डिड द वाटर, व्हाई डिड द बॉल, लेट अस से व्हाई डिड द ग्लास ब्रेक, तो बच्चा इसमें व्हाई की बात ना समझ के आपको व्हाट वाला आंसर दे सकता है और कह सकता है ग्लास ब्रेक. तो यानी कि बच्चे ने जो व्हाई का क्वेश्चन है वो अभी नहीं समझा है, परंतु ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ प्री स्कूल ईयर्स हम देखते हैं वाई का क्वेश्चन भी बच्चे बहुत समझने लगते हैं. और इनफैक्ट कई बार तो उस वाई के क्वेश्चन से बच्चे जो एडल्ट्स हैं अराउंड वो काफी परेशान हो जाते हैं, बिकॉज एडल्ट्स वांट बच्चा क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो वाई 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 करके पूछता है, एंड द एडल्ट्स के पास पेशेंस नहीं होता बच्चे के इतने सारे वाई क्वेश्चंस आंसर करने का, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. हमने भी कई बार हो सकता है आपने कभी देखा हो कि बच्चे पूछते हैं अच्छा ऐसा क्यों होता है मम्मा, तो मम्मा बोलेगी जाके पापा से पूछ लो. पापा के पास जाके पूछा पापा ऐसा क्यों होता है, वो बोलेगा मुझे भी तंग मत करो मैं यहाँ पे हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि ये सब क्वेश्चंस जो बच्चे के उभर रहे हैं ये उसकी संज्ञानात्मक, उसकी बढ़ती हुई बुद्धि का एक हमारे को उसकी बढ़ती हुई बुद्धि का प्रकाश दिखा रहे हैं और हमें इनको बच्चे के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए. और उसको क्योंकि वो समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम बेटर हो रही है. इस उम्र में बच्चे नॉन लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी समझने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉन लिटरल मीनिंग मतलब मान लो अगर मैं कहूं कि अरे मैं तो बहुत थक गई हूं, मेरी तो कमर ही टूट गई है, तो यानी हम समझते हैं कि मेरी वास्तव में कमर नहीं टूटी है, मैं केवल थक गई हूं. तो ये जो समझ है ये भी बच्चों में अब इस समय समझ में आने लगती है और दे बिगिन टू इवन सी द ह्यूमर इन दिस. इसमें उनको ऐसे सेंटेंसेस में उनको मजा भी आने लगता है. या मैंने मान लो कि बाहर बहुत तेज
गर्मी पड़ रही है और कोई मजाक में ये बोले कि अरे भाई आज तो देखो क्या बढ़िया मौसम है, मन कर रहा है कि बस रजाई लेके सो जाएं, तो जब हम ऐसे इसको हम बिल्कुल एक उल्टे तरीके से करके बोलते हैं, ह्यूमर के तरीके से करके बोलते हैं या नॉन लिटरल तरीके से बोलते हैं, तो ये बच्चों की समझ धीरे धीरे बढ़ती है, किंतु अब ये बढ़ने लगी है। तो वंस अगेन ये बढ़ती हुई बुद्धि का इशारा है इसकी तरफ। और जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिमिलीज, मेटाफर या आयरनी, तो जिसको हम कहते हैं यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, तो इसका सिमिली से ये मतलब है यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, मतलब ये नहीं कि आप लायन हो, तो इसका मतलब ये कि आप लायन जितने होशियार हो या ब्रेव हो। तो ये बच्चे समझने लगते हैं ऐसा जो वर्ड्स हैं। या मेटाफर, ही हैज एन आयरन फिस्ट, सपोजिंग जैसे हम कहते हैं, तो हम ये नहीं कि उसका मतलब कि उसकी लोहे की मुट्ठी है, उसका मतलब ये है कि वो काफी डिसिप्लिन्ड आदमी है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो समझने लगते हैं। आयरनी, जैसे आयरनी का मैंने अभी आपको बताया, बाहर हो रही हो बहुत गर्मी और हम कहें अरे वाह कितना अच्छा मौसम है, रजाई में घुस जाएंगे, तो ऐसा जो है बच्चे अब समझ पढ़ पाते हैं। कभी कभी जबकि वो समझ रहे हैं, पर कई बार हो सकता है कि कई बार हमारा जो एक शब्दों पे आधारित ह्यूमर होता है, जब हम एक ही शब्द को दो प्रकार से यूज करते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पन, तो कई बार वो शब्दों के आधारित इस ह्यूमर को शायद जो पन है वो ना समझ पाएं, क्योंकि एक ही शब्द के दो अलग मीनिंग होते हैं। ये हो सकता है बच्चे अभी ना समझ पाएं इस बात को, और पन को समझने में, क्योंकि वो और थोड़ी मानसिक विकास को दिखाता है, तभी हम उस बात को समझ पाएंगे। तो ये अभी बच्चों का इस उम्र में नहीं, वो थोड़ा 8, 10 साल, 12 साल के समय में ये उभर के निकल के आता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे को अभी इस समय डिस्कस करनी है वो है प्री रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये भी इस उम्र में बच्चे जो सीखते हैं पढ़ना और लिखना, हमारा सभी माता पिता का फोकस रहता है कि बच्चे कब कैसे पढ़ना और लिखना सीखें, और पढ़ने और लिखने के प्रति हमें ये लगता है कि जितनी ही जल्दी क्यों ना बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए उतना ही बहुत अच्छा है। तो जब ऐसी हमारी धारणा रहती है तो हम बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही कई बार उनके जो लेटर्स फॉर्मेशन है या नंबर फॉर्मेशन है उनके ऊपर हम बच्चों के ऊपर जोर देना शुरू कर देते हैं। परंतु इस औपचारिक लिखाई और पढ़ाई से कहीं पहले बच्चों को कई और अन्य प्रकार की स्किल्स डेवलप करनी है, जिसको हम कहते थे प्री रीडिंग एंड प्री राइटिंग स्किल्स।